फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेट की क्लास, जिसमें मैं आपको कॉमर्स के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं वो करवा रही हूँ। इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ, आज मेरा 3rd क्लास है। तो आप मेरे साथ जुड़े और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करें और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दे ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यहाँ पर जेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या व्यापार संतुलन की प्रतिकूल स्थिति है? Which of the following is an adverse situation of trade balance? इसमें क्या बोला है कि ट्रेड बैलेंस जो है, व्यापार संतुलन जो है, उसके लिए प्रतिकूल स्थिति मतलब एडवर्स सिचुएशन। तो देखो क्या क्या एडवर्स है, ठीक है। इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, निर्यात से अधिक आयात होना। एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स, आयात से अधिक निर्यात होना। इम्पोर्ट्स आर इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, निर्यात से आयात का एक समान होना। सरप्लस एक्सपोर्ट्स, अधिशेष निर्यात। देखो किसी भी क्वेश्चन में ना आप एक आंसर तो निकालते हो, बट उस चारों ऑप्शन के बारे में जानो। जो आपका एक आंसर है उसके अलावा जो 3 ऑप्शन है ना उनके बारे में भी जानने की कोशिश करो, ठीक है। पहले तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए मैं आपको सबके बारे में बता देती हूँ। ए कैसे होगा, तो क्या बोला, निर्यात से अधिक आयात होना। इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम देखते हैं कि हमारा इंपोर्ट कितना हो रहा और एक्सपोर्ट कितना हो रहा, दोनों का अंतर जो होता है ना उसके बैलेंस जो को हम देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एडवर्स सिचुएशन बोल रहा, प्रतिकूल स्थिति, ठीक है। तो प्रतिकूल कब होगा? जब हमारा इंपोर्ट अधिक होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। क्योंकि देखो एक्सपोर्ट होने से क्या होता है, हम अपने यहाँ का सामान जो है, अपने यहाँ का गुड्स जो है वो हम दूसरी कंट्री में बेचते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आएगा, तो ये हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। और इम्पोर्ट कब होता है? जब हम दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीदते हैं। इम्पोर्ट कब होता है? जब हम दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं। तो जब हम दूसरे देश से कोई सामान खरीदेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हमें यहाँ से अपने देश का पैसा जो है वो हमें पे करना पड़ेगा। तो हमारे कंट्री से पैसा बाहर जा रहा ना, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन हुआ ना, हमारे लिए तो ये सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला, तो प्रतिकूल सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया इम्पोर्ट और मोर देन एक्सपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ए तो आंसर हो गया, बट देखो बी, सी और डी क्यों नहीं होगा? क्या बोला है? एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स, आयात से अधिक निर्यात होना, ठीक है। तो अगर आयात से अधिक निर्यात मतलब एक्सपोर्ट जो है, इम्पोर्ट से अधिक एक्सपोर्ट हो रहा, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। इम्पोर्ट में तो हमारे कंट्री से पैसा जाता, बट एक्सपोर्ट में क्या होता, उस कंट्री से हमारे कंट्री में पैसा आ रहा, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में पैसा आ रहा, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, ये गुड सिचुएशन हुआ ना ये, तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर क्या है थर्ड वाला, देखो सी वाला, निर्यात से आयात एक समान होना। इम्पोर्ट्स आर इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट इक्वल रहेगा तो कोई ना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर में। फिर क्या होता है, सरप्लस एक्सपोर्ट्स, अधिशेष निर्यात, मतलब अगर एक्सपोर्ट अधिक हो रहा है, ठीक है, अगर सरप्लस एक्सपोर्ट का, तो भी तो वो हमारे लिए बेनिफिट ही है ना। तो यहाँ पे बेनिफिट तो पूछा नहीं, यहाँ पे एडवर्स सिचुएशन पूछ रहा, प्रतिकूल दिया। अगर अनुकूल देता ना तब ये सब में से कोई आंसर हो सकता था, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिकूल बोला, तो हमारा क्या होगा, इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट, निर्यात से अधिक आयात होना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन ना आधा इस पेज में आया, आधा दूसरे पेज में चले गए, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। पहले इसमें क्या है ये देख लो, इसमें दिया है अंकटाट और यहाँ पे ईयर क्या दिया है, 1967, 1967, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं।
यहाँ क्या दिया है, WTO, फिर है नाफ्टा, फिर है आसियान। यहाँ पे ईयर क्या है, 1994, 1964 और 1995। अब देखो इसमें से ना आप देखो कि आपको कौन सा याद है और आप उससे बनाने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे आसियान का, तो इसका क्या है, ये आया था 1967 में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ था। ये देखो मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे क्या है, अंकटाड 1967। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एशियान का हो जाएगा 1, मतलब डी का हो जाएगा 1, ठीक है, डी का 1। एशियान का है 1967 में। ऑप्शन में देखो तो डी का 1 कहाँ कहाँ पे है, ए में नहीं है, बी में है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। हमारा आंसर तो ऐसे ही निकल गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बट फिर भी आप मिला लो, ठीक है। एशियान का हो गया 1967। WTO जो है, WTO आया था 1995 में, ठीक है। तो बी का 4 देखो, तो बी का 4 भी एक ही जगह पे, अगर बी का 4 भी आपको अगर याद है तो उससे भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नाफ्टा। नाफ्टा कब आया, तो नाफ्टा आया आपका 1994 में। तो सी का 2 भी एक ही जगह पे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंकटाड जो है वो आया था 1964 में। मैं आपको आगे दिखाई थी ना, अंकटाड आया था 1964 में, ठीक है। तो ए का हो गया 3, ए का 3 भी एक ही जगह पे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको अगर चारों में से कोई एक भी याद है ना ऐसे क्वेश्चन में, तो आप आंसर कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे आंसर आपको लाकर दिखा दी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे देखिए यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, आप इसे अच्छे से याद कर लो। मैं जो भी क्वेश्चंस बता दूँ ना ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे याद कर लेना अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो देखो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म संतुलन में है जहां AR इज इक्वल टू MR। A firm under perfect competition is in equilibrium when AR is equal to MR। बी में क्या दिया है, एकाधिकार के तहत एक फर्म संतुलन में है जहां TR is equal to MR। A firm under monopoly is in equilibrium where TR is equal to MR। एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत एक फर्म संतुलन में है जहां AC इज इक्वल टू MC। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज इन इक्विलिब्रियम वेयर AC इज इक्वल टू MC। अ फर्म अंडर ओलिगोपोली इज इन इक्विलिब्रियम वेयर MR इज इक्वल टू MC। अल्पाधिकार के तहत एक फर्म संतुलन में है जहां MR इज इक्वल टू MC। तो आप देख रहे हो कि यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MR इज इक्वल टू MC। ओलिगोपोली जो है, अल्पाधिकार जो है, उसके अंदर जो है MR इज इक्वल टू MC होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो देख लेना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब डैश 1944 में आयोजित हुए राष्ट्रों के ब्रेटन वुड सम्मेलन का परिणाम है। डैश इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशंस हेल्ड इन 1944, ठीक है। तो आपको तो ये याद होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो 1944 में ना, 1944 में ब्रेटन वुड्स जो हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, उसमें आपका IMF और IBRD आया था। यहाँ तो ऑप्शन कूट में होना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो IMF और IBRD दोनों ही आया था, तो इसका आंसर तो कूट में B और C होना था। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। देखो इसका आंसर ना, इसलिए NTA के द्वारा ये आंसर नहीं लिया गया था, क्योंकि इसमें ना दोनों आंसर होते। इसके आंसर कूट में होने चाहिए थे, IMF और IBRD दोनों ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही आया था, 1944 में ही आया था, ठीक है। आप यहाँ से चाहो तो पढ़ लेना। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या से नमूना चुनने की गैर संभाव्यता विधि है, ठीक है। Which of the following is a non-probability method of selecting sample from a population, ठीक है। तो हमारा जो ये सैम्पलिंग होता है ना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है।
संभाव्यता और गैर संभाव्यता विधि दो तरह के होते हैं। तो मैं आपको ना इसका तो आंसर हो जाएगा आपका स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी स्नोबॉल सैंपलिंग। बट मैं आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों का बता दे रही हूँ। संभाव्यता में क्या आएगा, गैर संभाव्यता में क्या आएगा, आप चाहो तो इसे नोट कर लो। हमारा जो संभाव्यता होता है मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है उसमें आता है आपका सरल संभाव्य, जिसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है स्तरीकृत, जिसे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। फिर आता है व्यवस्थित, जिसे सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। और उसके बाद आता है गुच्छ सैंपलिंग, जिसे क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। और एक और है जिसके बारे में ना बहुत ही कम लोगों को पता होता है, ठीक है। बहुविध संभाव्य नमूना चयन जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है। तो ये जो मैं नाम बताई ना आपको ये पांचों आते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आते हैं आपका कोटा, ठीक है, कोटा सैंपलिंग, सुविधाजनक जिसे कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आता है निर्णयात्मक जिसे जजमेंटल सैंपलिंग कहते हैं। और सबसे लास्ट आता है स्नोबॉल, जिसे स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देखो जितने भी दिए हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, बहुचरण नमूनाकरण, क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर नमूनाकरण, ये सभी जो है ये प्रोबेबिलिटी में आते हैं। ये जो स्नोबॉल सैंपलिंग में यही आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को आप SSSCM से याद रख सकते हो, ठीक है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसे आप QJCS से याद रख सकते हो। पहला क्या बोली SSSCM और दूसरा क्या बोली QJCS से याद रख सकते हो, ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग होता क्या है, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है ना, एक चैन तरह का आप बोल सकते हो कि चैन सिस्टम इसमें होता है। जैसे कि मान लो कि कोई रिसर्चर रिसर्च करा कि कितने लोग ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, उनके बारे में वो जानना चाह रहा, ठीक है। तो ड्रग्स लेने वाले लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई एक ड्रग्स लेने वाला इंसान मिलता है, कोई एक नशा करने वाला इंसान मिलता है, ठीक है, तो आप उससे पूछोगे ना तो वो आपको अपने जैसा ही एक दो जरूर बता देगा, ठीक है। फिर आप उन एक दो के पास जाकर पूछोगे तो वो भी आपको अपने जैसा एक दो जरूर ही बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, चेन के जैसा एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं ना, यही होता है स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। आपको एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का पता चलता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सबका यहाँ पर दे रखा है सॉल्यूशन, ठीक है। आप चाहो तो पढ़ लेना, ये 2 पेज में आ गया है। देखो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जहाँ पर आपको पढ़ना होगा आप वीडियो पॉज करना और इसे पढ़ लेना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के मानक विचलन का मान क्या है? What is the value of standard deviation of first 7 natural numbers? जहाँ पर बोल दे फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, जहाँ पर बोल दे प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, लगातार नंबर जहाँ पर बोल दे ना, तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला से बना लेना। मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। आपका इस फॉर्मूला से बन जाएगा। √n² -1 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से बना लेना, आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। क्या बोला, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का निकालने बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें से -1 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 49 और -1 अगर आप करोगे, ठीक है, 49 और -1 अगर आप करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आपका ये क्या आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और ये रूट के अंदर है, इसे अगर आप काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये रूट में है तो 4 का अगर आप रूट निकालोगे तो ये 2 निकल जाएगा। अगर आप 4 को रूट से बाहर करते तो आपका 2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से बना लो, इस फॉर्मूला को याद कर लो, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है तो देखो इसमें जो सॉल्यूशन दिया है, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप वो देखकर समझ लेना। मैं यही प्रेफर करती हूँ किसी भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में कि मैं उसे अपने अकॉर्डिंग बनाऊं,
ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप बनाओगे ना तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, वो ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में सेट रहेगा। ठीक है, तो आपको भी मैं यही बोल रही हूँ कि आप जैसे बनाते हो ना, आपको जैसे बनाना पसंद नहीं ना, आप उस तरीके से बनाओ, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा दे रही हूँ। देखो ये इसका सोल्यूशन है। देखो मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको जहां पर भी जरूरत होगा आप उसे वीडियो को पॉज करना और आप देख लेना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जब किसी वस्तु X की कीमत बढ़ती है तो स्थानापन्न वस्तु Y की मांग क्या होगी, ये पूछ रहा। ठीक है, when the price of a commodity X increase the demand for substitute commodity Y will, क्या बोला है कि जब किसी वस्तु X की कीमत बढ़ रही है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, X इंक्रीज कर रहा। ठीक है, तो जो उसका स्थानापन्न वस्तु है, जो उसका सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है ना, उसकी मांग में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़े, मांग का नियम जो है हम उसमें क्या पढ़े हैं, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की मांग जो है खुद ब खुद बढ़ जाएगी स्थानापन्न वस्तु में। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु का कोई अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, तो अगर एक गुड्स का अगर रेट बढ़ रहा है ना तो दूसरे का ऑटोमेटिक मांग बढ़ जाएगा, इसका मांग घट जाएगा। अगर एक्स की प्राइस बढ़ रही है तो एक्स का डिमांड घट जाएगा और उसके जगह पे वाई का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। एक्स के रेट बढ़ने से एक्स का डिमांड घटेगा और वाई का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे इसमें आप चाय कॉफी का एग्जांपल ले सकते हो। चाय और कॉफी में क्या होता है, अगर चाय का रेट बढ़ रहा है तो लोग कॉफी लेना पसंद करते हैं, और अगर कॉफी का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग चाय उसकी जगह पर लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो है मांग बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज, बढ़ेगा। देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में असंबंधित दूरस्थवर्ती कीमत परिकलन आर्म लेंथ प्राइस की विधि की परिभाषा दी गई है। ठीक है, Which one of the following sections of the Income Tax Act 1961 defines method for computing arm length price? ठीक है, तो अगर ये आपको याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 92C। इसका सेक्शन क्या है, 92C। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। मैं आपको इनकम टैक्स का एक सेक्शन कल भी बताई थी, ठीक है, जिसका आंसर था 91। वो मैं आपको बताई थी यूनि रिटर्न रिलीफ का। ठीक है, जिसमें एक तरफा राहत मिलता है आपको। अगर किसी दो कंट्री में DTA मौजूद नहीं है तो आपको 91 के अकॉर्डिंग राहत मिल जाती है। तो वो वाला सेक्शन भी याद रखना। और ये क्या है, आर्म लेंथ प्राइसिंग का। ठीक है, आर्म लेंथ प्राइसिंग का हो गया 92C। मैं जो भी सेक्शंस बता रही हूँ ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चंस ना नेट में भी बहुत बारी आ चुके हैं। मैं ऐसे भी सारा मिक्स क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये नेट के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि जेट के स्टूडेंट के लिए है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, आप पढ़ लेना इसे। ऐसे तो मैं सब समझा दे रही हूँ, अगर फिर भी आपको लगे कि आपको समझना है और तो आप उसे पढ़ लेना। बहुत से बाजारों के लिए बहुत से उत्पाद उत्पन्न करने वाली कंपनियों के लिए विपणन विभाग की निम्न में से कौन सी संरचना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? Which one of the following structure of the marketing department will be most suitable for the companies that produce many products for many markets? ठीक है, तो आप देखो यहाँ क्या बोला है कि बहुत से बाजार के लिए बहुत से उत्पाद उत्पन्न करने वाली कंपनी। ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अवयव संगठन, ऑप्शन नंबर डी, अवयव संगठन, मैट्रिक स्ट्रक्चर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है,
जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, अलग अलग विभाग के लोग मिलकर क्या करते हैं कि किसी काम को करने के लिए अलग अलग पोस्ट के लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, अलग से कंपनी के भी लोग हो सकते हैं जो किसी काम को करने के लिए एक साथ मिलकर और उसे करते हैं। ठीक है, अलग प्रोडक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, यही चीज ना यहाँ पर भी बोला कि बहुत से बाजार के लिए बहुत से उत्पाद उत्पन्न करने वाली कंपनी। ठीक है, इसका हो जाएगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये क्या है? पहला वाला देखो, ए बी और सी के बारे में भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, भौगोलिक संगठन, इसमें क्या किया जाता है? जगह के, प्लेस के अकॉर्डिंग ना डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्लेस के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर दिया जाता है भौगोलिक संगठन में। ठीक है, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन में। बी क्या है? प्रोडक्ट और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन, उत्पाद या ब्रांड संगठन। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ब्रांड के अकॉर्डिंग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है। ठीक है, और सी वाला पॉइंट क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन। इसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यात्मक संगठन, इसमें क्या किया जाता है? कार्य के आधार पे विभाग बांटा जाता है। ठीक है, उसका जो डिवीजन बांटा जाता है वो कार्य के अकॉर्डिंग, जो जिस काम में अच्छा होता है ना उसे उस काम को दे दिया जाता है। ठीक है, काम के अकॉर्डिंग इसमें बांट दिया जाता है डिवीजन। आपको मैं सभी ऑप्शंस के बारे में समझाती हूँ। अब आती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर भी सॉल्यूशन दे रखा है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स का। सकल कुल आय के परिकलन के बारे में निम्नांकित बिंदुओं को चरणवार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स इन स्टेप वाइज ऑर्डर रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए क्या बोल रहा? क्रम को, सीक्वेंस को सेट करने बोल रहा है, स्टेप्स को। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ, फिर आपको सारा ऑप्शन एक साथ दिखेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या है? ए में दिया है सकल कुल आय का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। पति पत्नी अवयस्क बालक इत्यादि के आय को योजित करना, कंबाइंड इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड ईटीसी। आय के प्रत्येक शीर्षक के अधीन आय का परिकलन, कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। आवासीय स्थिति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, उसका आवासीय स्थिति क्या है, वो टैक्स पे करने लायक है भी कि नहीं, टैक्स पे करने के जो कंडीशन है उसको वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका आवासीय स्थिति जो है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, वो रेसिडेंट है या नॉट रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही ना हम उस पर टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? आवासीय स्थिति को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? तो आय के प्रत्येक शीर्षक के अधीन आय का परिकलन करते हैं, कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। हम अलग अलग हेड्स में बांटते हैं कि कौन सा इनकम किस हेड के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो ई के बाद हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पति पत्नी अवयस्क बालक इत्यादि की आय को योजित करना, कंबाइंड इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड ईटीसी। पति पत्नी या फिर अवयस्क बच्चा है, ठीक है, मतलब माइनर चाइल्ड है, तो उसका इनकम को हम स्पाउस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि हाँ ऐसा कोई है उसके इनकम में और किसी का इनकम ऐड होगा कि नहीं, तो सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? अगर हमारा पहले का कोई लॉस है तो उसे हम सेटअप करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो सी के बाद हो गया बी। उसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? सकल कुल आय का परिकलन, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल। उसके बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? ई बी सी डी ए। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ई डी सी डी ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ई डी सी डी ए। आइए हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया।
ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और जो मैं बता रही हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी जानने वाले हैं, जो जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो शेयर करके उन तक जरूर पहुंचा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।